जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज यहां पर 75 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस आप लोग देखने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं साथियों तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से साथियों क्रैक हो जाएगा। यहां पर ये 75 क्वेश्चन साथियों हिंदी के और सामान्य ज्ञान के और यूपी जीके से साथियों लिए गए हैं। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। मैं आपको टारगेट बता देता हूं साथियों के लेवल जो मैंने रखा है लेवल के हिसाब से। जैसे कि हिंदी की बात करें, आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चन हिंदी के आए थे और आपको यहां पर हिंदी के 28 क्वेश्चन तक करना है, इससे कम आपको नहीं करना है। उसके अलावा साथियों जीएस की बात करें, जीएस के आपके 38 क्वेश्चन आए थे और इसमें से आपको साथियों 18 का टारगेट रखना है। तो इतना इतना साथियों आपको करना ही करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उभयलिंगी इसमें से कौन सा शब्द है। देखिए, जिन वो शब्द उभयलिंगी होते हैं जिनको हम नहीं पता कर सकते साथियों, मेल को भी बोल दिया जाता है और फीमेल को भी बोल दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं ना, गायक का क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से स्त्रीलिंग हो सकता है, अभिनेत्री का पुल्लिंग हो सकता है, विद्वान का स्त्रीलिंग हो सकता है। लेकिन डॉक्टर और डॉक्टर की बात करें, अगर फीमेल डॉक्टर है उसको भी डॉक्टर कहेंगे, मेल डॉक्टर है उसको भी डॉक्टर कहेंगे। तो ये साथियों आपका डॉक्टर शब्द उभयलिंगी हो जाता है। उसके बाद देखिए, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सीमा जब कुत्ते से डरती है तो सीमा कुत्ते से दूर जाएगी, यानी कि दोनों का अलगाव होगा और जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। उसके बाद देखिए, समूहार्थक शब्द साथियों बताइए इसमें से समूहार्थक शब्द कौन सा है। तो भीड़ की अगर बात करें, भीड़ आपका साथियों एक समूहार्थक शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर साथियों एक तरीके से पूर्ण विराम चिन्ह आ जाता है। आंसर आपका डी के साथ। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि या अगर बात करें रा लावा, या रा लावा या अंतःस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो इसमें से या आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द की अगर बात करते हैं साथियों तो इस शब्द आपको बताना है क्या है, यानी कि जो क्या है बताइए। तो ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है साथियों, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, यानी कि बुढ़ापा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। देखिए, मैं आपको साथियों सब कुछ बता देता हूं। अगर बात करते हैं समूहवाचक, कौन से शब्द में समूहवाचक संज्ञा होगी, जैसे भीड़ शब्द है, सेना शब्द है, ठीक है ना, टोली शब्द है, ये सब समूहवाचक से के ही उदाहरण है। उसके अलावा व्यक्तिवाचक की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आदमी शब्द आ जाता है, तो आदमी शब्द तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आदमियों में से किसी आदमी का नाम आ जाए, जैसे कि मोहन है, राकेश है, या मार्क जुकरबर्ग है, या जो बाइडन है, मतलब दुनिया में किसी का भी व्यक्ति का नाम अगर है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके अलावा आदमी शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर औरत की बात करें तो औरत शब्द आपका क्या है, ये आपका जातिवाचक है। लेकिन दुनिया में किसी औरत का नाम अगर पूछ के दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें क्या है, तो आपको साथियों व्यक्तिवाचक बताना है। उसके अलावा दुनिया में किसी नदी का नाम दे दिया जाए तो उसमें आपको व्यक्तिवाचक बताना है। लेकिन अगर नदी शब्द दे दिया जाए तो वो जातिवाचक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं भाववाचक की, जैसे कि मित्रता है, दुश्मनी है, दोस्ती है, मिठास है, खटास है, ये सारे के सारे कैसे शब्द हो जाएंगे साथियों, भाववाचक के शब्द हो जाएंगे। तो कुल मिला के जवानी है, बुढ़ापा है, ये दोनों भी कैसे शब्द हो जाएंगे, भाववाचक के ही उदाहरण हो जाएंगे। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ साथियों क्या है बताइए। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, या संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। साथियों ये बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। आंसर आपका बी के साथ। बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का मतलब अब आपसे पूछा जा रहा है। तो मूर्खता करना नहीं, बालू से तेल निकालना नहीं, असंभव को सम्मत करना बिल्कुल साथियों। देखिए, बालू में से कैसे तेल निकल सकता है, बालू में से तेल निकालना तो एक तरीके से असंभव है, यानी कि असंभव को संभव करना साथियों बालू से तेल निकालना कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बताइए। तो उस देखिए,
अगर अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसे अर्थ अलंकार ही कहेंगे, ठीक है ना। और शब्दों के द्वारा साथियों सजाया जाएगा तो उसे शब्द अलंकार कहेंगे। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, निर्मल का विलोम शब्द इसमें से कौन सा होगा बताइए। देखिए निर्मल का विलोम क्या होगा, तो निर्मल का विलोम जो होगा ना वो मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मलिन हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों पूरे के पूरे 37 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो 37 क्वेश्चन होंगे। और इसका जो टारगेट साथियों आपका है, वो टारगेट आपको बिल्कुल क्रॉस करना है, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों, वीडियो में आपने एंट्री की थी तो वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों पुख्ता कीजिएगा, एक सिलेक्शन अपना पुख्ता कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से थल का विलोम आपसे अब पूछा जा रहा है, तो थल का विलोम साथियों जल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए के साथ। घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो घर को साथियों क्या कहा जाता है, आलय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आलय कहते हैं। उसके बाद देखिए मंदिर और मंदुरा, इसमें आपको मतलब बताने कि मंदिर का मतलब क्या होता है और मंदुरा का मतलब क्या होता है। देखिए मंदिर का मतलब होता है एक तरीके से साथियों हम लोग क्या पूजा घर कहेंगे या घर सवारी कहेंगे, गुफा कहेंगे, देवालय कहेंगे। तो साथियों पूजा घर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा घर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, देवालय भी कहा जा सकता है। मंदुरा की अगर बात करते हैं तो मंदुरा को पुजारी नहीं कहते हैं, सवारी नहीं कहते, बड़ी गुफा नहीं कहते हैं, अश्वशाला कहते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कि मंदिर को कहेंगे देवालय और मंदिरों का हो जाएगा अश्वशाला, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से साथियों कौन सा है बताइए। यानी कि श्वेत पत्र की अगर बात करते हैं, श्वेत पत्र की अगर बात करें साथियों तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपका साथियों क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। समास बताइए यानी कि भरपेट शब्द में बताइए। देखिए मैं आपको बतला चुका हूं, किसी भी शब्द में अगर भर आ जाए शुरू में तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अंगीठी का तत्सम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे साथियों, अग्निष्ठिका बताओगे। यानी कि साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, अंगीठी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है साथियों बताइए। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, तो दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है। नहीं साथियों, ये जो सूरज शब्द है ना ये आपका तद्भव हो जाएंगे। ये बाकी तीनों ऊपर वाले शब्द तत्सम है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि रमणीय में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, तो रमणीय में जो प्रत्यय आएगा ना वो अनीय आएगा। रमणीय में जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा, वो अनीय आएगा। राइट आंसर आपका ए के साथ। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग साथियों कौन सा है बताइए। तो अभ्यागत की अगर बात करें अभिधन आगत हो जाएगा। इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, अभी प्लस आगत हो जाएगी, यानी कि अभी इसमें जो होगा वो उपसर्ग का काम करेगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक वर्तनी गलत है और उस गलत वर्तनी का ही आपको करना है चयन। तो कुल मिला के उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, कवित्री भी ऐसे ही लिखा जाता है, श्रद्धा भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो साथियों सभी के सभी, अगर यहां पर बात करें श्रृंगार में साथियों दिक्कत लग रही है तो इसमें दिक्कत है, अशुद्ध है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों कि अगर विद्यार्थी अकलमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज होगा, ये होना चाहिए। या अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो देश का विकास उत्साही होगा, या अचेतर गरिमाजनक आएगा, या आदर्शवादी उज्ज्वल आएगा। तो अगर बात करें साथियों देखिए अगर विद्यार्थी अचेत होंगे तो देश का विकास भविष्य गरिमाजनक होगा, ये नहीं होगा। देश का भविष्य उत्साही होगा, ये भी नहीं होगा। देश का भविष्य तेज होगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आदर्शवादी और उज्ज्वल मुझे लग रहा है, देख लीजिए एक बार कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा, ये साथियों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, सड़क पर बहुत भीड़ है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये वाक्य भी बिल्कुल शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी आना चाहिए था, हर एक खिलाड़ी सही नहीं लग रहा है। उसके बाद देखिए जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए जिस स्त्री का पति जीवित है उसको कहेंगे सदवा और जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है उसको कहेंगे साथियों विधवा।
तो इस प्रकार से सधवा का विलोम विधवा और विधवा का विलोम सधवा हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है बताइए। तो अगर बात करें द्विज के जो अनेकार्थी शब्द है उसमें ब्राह्मण भी आएगा, पक्षी भी आएगा, दांत भी आएगा, लेकिन विदेह नहीं आएगा। नहीं आएगा तो यही आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अंधेर नगरी की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही अंधेर नगरी के लेखक हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कुछ शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं जिसके केवल है, अनुमानता है, सर्वता है। ये विशेषण के यानी कि किस विशेषण के प्रकार हैं। तो देखिए ये केवल, अनुमानता, ये तो साथियों परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार लग रहे हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में काल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा काल है। देखिए वह आए तो मैं जाऊं मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर अगर निर्भरता आपको दिख रही है तो और भविष्य वाला दिख रहा है तो वो साथियों हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, यहां पर रेखांकित शब्द है साथियों कोई, तो कोई में आपको बताना है ये शब्द कैसा है बताइए। देखिए अगर बात करें जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी नहीं आया तो इसमें कोई क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह खिलौना मेरा है तो इसमें यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके अलावा वह मेरा दोस्त है, वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सार्वनामिक विशेषण के बारे में अब आपको मालूम पड़ चुका होगा। उसके बाद देखिए साथियों कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। अच्छा धीरे धीरे कहां पर आया है, जस्ट क्रिया से पहले आया है। और क्रिया क्या है, क्रिया साथियों पढ़ता है, यानी कि पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पढ़ता है, अर्थात क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। तो कुल मिला के क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को यानी कि क्रिया के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर यहाँ पर तेज तेज होता साथियों तो वो भी क्या हो जाता, क्रिया विशेषण ही एक तरीके से हो जाता। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कारक आपसे पूछा जाता है। देखिए कभी भी अगर कोई चीज दी जाए या कोई दान में चीज दी जाए या गिफ्ट के रूप में दी जाए तो वहां पर हम को क्या बदल देते हैं साथियों, राजा भिक्षुक को नहीं साथियों, राजा भिक्षुक को की अगर बात करें के लिए आ जाएगा, यानी कि को की जगह हम क्या ले लेंगे साथियों, के लिए ले लेंगे। और जहां पर के लिए लिखा होता है, राजा भिक्षुक के लिए दान देता है, तो वहां पर साथियों संप्रदान कारक आपका आ जाता है, संप्रदान कारक आपका आ जाता है। तो यहां पर संप्रदान कारक होगा साथियों, कर्ता ने कर्म को नहीं होगा क्योंकि को के लिए कर्म वैसे आता है। तो यहां पर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, इसलिए संप्रदान कारक आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है साथियों बताइए। तो पौधा, पौधे का साथियों पौधो हो जाएगा, एक वचन है। लड़का का लड़को हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। तो ये तो एक वचन है, लेकिन प्राण की अगर बात करें तो ये आपका एक बहुवचन शब्द है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है बताइए। तो साथियों किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो हैदराबाद आप लोग ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को साथियों मोतियों का शहर कहा जाता है। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर साथियों है, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो जम्मू किस नदी के तट पर है साथियों, तवी नदी के तट पर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कटक की अगर बात करें तो ये महानदी पर है। गोरखपुर की अगर बात करें तो राप्ती नदी के तट पर है। और कुरनूल की अगर बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी की अगर बात करते हैं साथियों, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है। तो लैटराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है साथियों, कर्नाटक में पाई जाती है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है साथियों बताइए। तो ये श्रीलंका में है। कहां पर है, श्रीलंका में है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों बहुत तेजी के साथ सामान्य ज्ञान के हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। क्या लिखा हुआ, नक्शे के अध्ययन, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों बताइए। तो अगर बात करें साथियों कार्टोग्राफी की अगर बात करें तो कार्टोग्राफी कहा जाता है साथियों, नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं,
राइट आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद साथियों कितने समय के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के इनमें से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो जो मनी बिल के बारे में बताया गया है साथियों, वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 110 आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है, बताइए। चलिए, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वीन शी हुआंग को दिया जाता है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। श्रीलंका में जो अधिकांशतः लोग होते हैं किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो कुल मिला के ज्यादातर श्रीलंकाई जो होते हैं ना, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इनमें से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जो डैम्स है ना साथियों, बांध है, इनको ही आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसके द्वारा कहा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। उसके बाद देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर हमारे जीवन से रोशनी चली गई ये कथन कहा था? तो ये कथन साथियों किसका है? आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन किसके निधन पर कहा था? तो महात्मा गांधी जी के निधन पर कहा था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 में। किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 29, यह अनुच्छेद 29 ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। संविधान की इनमें से अनुच्छेद में से कौन सा समानता का अधिकार है, बताइए। यानी कि जो समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है साथियों, वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में किया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवी मामलंकर की अगर बात करें तो ये भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। उसके बाद देखिए, इनमें से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? यानी कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है साथियों? तो ब्लू प्लेनेट के रूप में साथियों किसको जाना जाता है, देखिए और बताइए। सही जवाब आपका क्या हो सकता है? चलिए चलिए, देखिए, पृथ्वी को कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं साथियों? तो धरती की यहाँ पर बात चल रही है। बात करेगा धरती के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो कौन सा है? और वो चांद है। सौर मंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह साथियों कौन सा है? तो सौर मंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह शुक्र है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। पृथ्वी का निकटतम तारे की अगर बात करें साथियों, तो पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? तो जो अगर बात करें साथियों पृथ्वी का निकटतम तारा, एक बार आप सभी लोग बता दीजिए क्या है। तो सूर्य की अगर बात करें, सूर्य आपका पृथ्वी का निकटतम तारा है। राइट आंसर आपका सी के साथ। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों, बताइए। तो ब्राजील की अगर बात करें, ब्राजील ही साथियों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। राइट आंसर आपका बी के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात करें, विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, बताइए। तो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग कौन सा है साथियों? अंटार्कटिका है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी है? तो डोडा बेट्टा है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। किस नदी को साथियों बंगाल का शोक कहा जाता है, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी की अगर बात करें, तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ी में कौन सी नदी भारत के दक्षिणी भाग में बहती है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो कावेरी और गोदावरी के साथ जाएगा, क्योंकि यही दो नदियां भारत के दक्षिणी भाग में ही बहती हैं।
उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है साथियों, बताइए। तो कौन सा नहीं है देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, तो जो ऐसा होता है तो ये एक दोष है। विद्युत उत्पादन, ये दोष कहाँ है साथियों। परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, तो उच्च लागत है, ये एक दोष ही तो है। और उसके अलावा प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान, ये भी एक साथियों दोष है। तो कुल मिला के दोष विद्युत का उत्पादन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र साथियों ये कहां पर है, तो ये तो तारापुर में है। कहां पर है साथियों, ये तारापुर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए और तारापुर कहां पर है, तो यह महाराष्ट्र में है। ईटानगर किसकी राजधानी है साथियों, तो यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, असम की राजधानी दिसपुर है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, बताइए। तो सिटी ऑफ जॉय की अगर बात करें साथियों, कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों बैंक दर जो है ना, इसका मतलब क्या है, तो क्या गैर अनुसूचित बैंक द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, तो नहीं, ये मतलब नहीं है। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, ये भी नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर नहीं। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, ये साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए आईपीएससी की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रही है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड साथियों आईपीएससी की फुल फॉर्म हो जाएगी। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। पहली बार साथियों क्या पूछा जा रहा है, पहली बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, तो किस वर्ष लागू किया गया था, 1994 में लागू किया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए तो यहां पर अगर बात करें किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से साथियों सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया था साथियों, कपिल भाटिया जी को किया गया था। अगर बात करते हैं यहां पर साथियों FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, संदीप जैन नियुक्त किए गए हैं। अब साथियों करंट अफेयर भी कुछ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो शेफाली शरण बनी है। उसके अलावा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों, तो जयश्री दास वर्मा बने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो साथियों नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। आईवाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं, तो अपने भारत में साथियों सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले पाए जाए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों भारत के बारे में कि भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है, बिल्कुल सही। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश अपना भारत है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वनडे ड्रेसिंग बनाई है, बिल्कुल सही। और भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। उसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान आया है वो 85वें नंबर का स्थान आया है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है, तो किसको किया गया है, शाश्वत गोयनको को किया गया है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों अब उसके बाद के कि भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है, तो कब तक साथियों किया है, तो 2025 तक साथियों ये काम किया है कि भारत सरकार ने कब तक यूरिया समाप्त करने की योजना बनाई है, तो 2025 तक समाप्त करने की योजना बनाई है। तो कुल मिला के साथियों ये 75 क्वेश्चंस आपने देखे। 75 क्वेश्चंस तो हिंदी जी के जीएस के आते हैं, उसके अलावा 75 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के आते हैं। अगर बात करें साथियों अगले वाले मॉडल पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि चारों ही सब्जेक्ट हो, तो इस वीडियो को साथियों आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसके अलावा साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें कुछ क्लासेस हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो सारी क्लासेस साथियों आप लोग देख लीजिएगा 1 बाय 1 करके, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एग्जाम फतेह नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।